नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्या क्या न्यूज़ है आज? तो अक्टूबर में जीएसटी के जो फिगर्स हैं वो निकल के आ चुके हैं। 1.51 लाख करोड़ का पैसा जमा हुआ है और ऑब्वियस सी बात है, अक्टूबर में जो पैसा जमा हुआ है वो सितंबर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। समझ गए? आपको पता है ना कि जीएसटी रिटर्न्स अगले महीने फाइल करने होते हैं। तो सितंबर में जो पैसा जमा हुआ वो अक्टूबर में हुआ। सितंबर की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसा अक्टूबर में जमा हुआ और अब अक्टूबर पूरा खत्म हो गया, आज 2 नवंबर है, तो हमारे सामने रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा भाई, क्या एनआरआईज वोट डाल सकते हैं अपने देशों में रह के? अपने देश मतलब है तो वो इंडियंस, बट मान लो यूएई में, ब्राजील में, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो क्या वो वहां पे रह के भारतीय इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं? इसकी बात करेंगे। एससीओ मीटिंग में जयशंकर साहब ने चाइना के रोल के ऊपर कुछ बोला है, इसकी बात करेंगे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इन्वेजिव स्पेशीज फैल रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका, वहां पे ड्रग शॉर्टेजेस, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी, एयर पॉल्यूशन की फाइट, रेप को रिपोर्ट करना भी 2 फिंगर टेस्ट की बात, सेकंड कमिंग, ये 4 एडिटोरियल आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सेकंड एडिटोरियल पेज है हिंदू का, उसमें बस गुजरात इलेक्शंस भरे हुए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ नोटिफिकेशन दोनों मिलती है। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। वर्ड ऑफ द डे है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब अगर आप किसी एक इंडिविजुअल से मिले या फिर एक ग्रुप ऑफ लोग से मिले, उसको आपको बड़ा मजा आया। जैसे आप कहीं घूमने गए, मान लो पेरिस घूमने गए, पेरिस से किसी हॉस्टल में रुके और वहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ लोग मिले जिनके साथ आपको बड़ा मजा आया, आप घूमे, वो बहुत हेल्पफुल थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो आप कहोगे कि देवर जेम ऑफ अ पर्सन, या बोलोगे कि दीज पीपल वर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब बिल्कुल ही अच्छे लोग, बड़े बहुत ही अच्छे लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, आई इंटरव्यूड सेवरल, बिलीव मी दे आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मतलब जिन जिन लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है भाई, वो बड़े जेन्युइन और जेम किस्म के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ठीक है ना। एन इंडिविजुअल ग्रुप कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेस्ट और नोबलेस्ट एनिमल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं पहली न्यूज। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इलेक्शन से रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। मुलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज, गवर्नमेंट टेल्स एससी। देखिए क्या है कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो कि हैं भारतीय बट बाहर के देशों में जाके रह रहे हैं, वो वहां पे रहते रहते वोट डाल सके इंडियन इलेक्शन में। ऐसा केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला, और वो भी वोट इस प्रकार से डाल सके कि इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस अफेक्ट ना हो। तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब ये अपनी बेंच को लीड कर रहे थे और बहुत सारी सेवरल पिटीशंस को उन्होंने सुना। एक पिटीशन फाइल की गई थी वीपी शमशीर जी के द्वारा। ये यूएई बेस्ड डॉक्टर हैं, इनके एडवोकेट हारिस बीरन के थ्रू। और हारिस बीरन ऑन बिहाफ ऑफ वीपी शमशीर ये बोल रहे हैं कि भाई एनआरआईज को इंडियन वोट में पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोटिंग की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो। अब क्या है, देखिए, एक तो हमारे जवान है, हमारे सोल्जर्स हैं जो कि देश की ड्यूटी पे बॉर्डर इलाकों में है, किसी नक्सलवादी इलाकों में है, तो क्या वो वोट डाल सकते हैं? तो सोल्जर्स के लिए तो देखिए इस फैसिलिटी को बहुत सीरियसली सोचा जा रहा था कि हाँ भाई इनको वोट डालने दो। लेकिन एक चीज होती है कि वो लोग जो कि चाह के दूसरी कंट्रीज में जाकर रह के आप काम कर रहे हैं वो इंडियंस, लेकिन क्या वो वोट डाल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की, मेरा कहीं फॉरेन में पोस्टिंग हो जाती है, तो मैं फॉरेन अमेरिका में जाके किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ वोट डालें, तो एक बार को लोग बोलेंगे भाई तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो यहाँ रह के क्यों नहीं वोट डालते हो, बाहर क्यों गए? लेकिन देखिए, हमारे देश से बाहर जाके जो काम कर रहा है वो सब IIM अहमदाबाद या फिर टॉप नॉच जॉब नहीं कर रहा है। बहुत सारे माइग्रेंट लोग भी, जैसे कि अगर आप केरला से देखो, साउथ इंडिया से देखो, इवन नॉर्थ इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग यूएई और गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे छोटे मोटे काम करते हैं। देखिए वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, बट छोटे मोटे काम मतलब ड्राइवर का काम है, कुक का काम है, प्लम्बर का काम है, इसमें भी वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इंडिया में जितना एक इंजीनियर नहीं कमाएगा 60-70 हज़ार, वो ये सब काम करके यूएई और गल्फ कंट्रीज में 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं महीने का। इन एनी केस चलिए, तो वो माइग्रेंट लोग जाके बाहर रह रहे हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, कोई थोड़ा कम कमा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स है, हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कमाई के लिए ही बाहर गए हैं, छोटा मोटा कमा रहे हैं, ये वापस आके इंडिया में वोट डालें, सिर्फ वोट डालने के लिए वो फ्लाइट पकड़ के वापस आएँ और फिर जाएँ। एनआरआईज के लिए अगर आप देखो, अगर उनको इंडिया के अंदर अपना वोट कास्ट करना है तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोटर रजिस्टर्ड है वो वहीं जाके वोट डाल सकते हैं। और केरला, तमिलनाडु, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर की कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, खासकर गल्फ कंट्रीज में। अगर इनको वोट डालने की सुविधा दी जाती है तो अपने आप में ये इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है भाई। इसीलिए अगर आप तो देखो तो सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यह बोला था कि ओवरसीज इंडियंस को हम प्रॉक्सी के थ्रू वोट करने देंगे। लेकिन जब 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई तो वो बिल भी खत्म हो गया। हालांकि शायद सरकार आगे आने वाले समय में ऐसा ही एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल लेके आएगी, जहां पे जो एनआरआईज देश के बाहर रह रहे हैं वो वहां पे रह के भी इंडियन एम्बेसी में जाके वोट डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट में आर वेंकट रमानी, उनसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या भाई सरकार कोई डिजिटल वोटिंग का ऑप्शन खंगाल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है पोस्टल बैलेट, आपने अपने बैलेट में लिखा उसको पोस्ट में डाल दिया, या फिर आप इंडियन एम्बेसी में गए, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, मान लो आप दुबई में काम कर रहे हो, इंडियन एम्बेसी में गए और इंडियन एम्बेसी में जाके आपने वोटिंग वगैरह डाल दी। तो क्या वोटिंग डिजिटल मीन्स के थ्रू भी सरकार सोच रही है? इन सब चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछा है। केंद्र की सरकार ने बोला कि जी हाँ सर, हम सोच रहे हैं, हमने पहले एक बिल भी पास किया था, हालांकि 16वीं लोकसभा के खत्म होने के बाद वो बिल खत्म हो गया, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम जल्द ही कोई डिसीजन लें। और देखिए ये होने वाला है दोस्तों। अगर आप देखो तो अभी ब्राजील में इलेक्शन हुए, लूला डिसिल्वा जीत गए, अभी उनके ऊपर भी आज एक एडिटोरियल में आर्टिकल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राजीलियंस हैं, ब्राजील में जब वोटिंग होती है तो वो ब्राजीलियंस जो देश के बाहर हैं, यूएस में है, इंडिया में, उनको सुविधा प्रोवाइड की जाती है वोट डालने की। समझ गया बात को? तो इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी ये होने वाला है कि जो इंडियंस देश के बाहर रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा प्रोवाइड की जाएगी इंडियन एम्बेसी में जाके अपना वोट कास्ट करने की। अगली न्यूज, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी रेवेन्यूज क्रॉस 1.51 लाख करोड़ इन अक्टूबर। तो भैया अक्टूबर 2022 में 1,51,718 करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू में आया है, जो कि अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में 16.6% ज्यादा है। जब से इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम शुरू हुआ अब तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन आप ये कह सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी जीएसटी बढ़ा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से भी जीएसटी बढ़ा है लगभग 18%। अगर आप बात करो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की वजह से जीएसटी की, तो अप्रैल 2022 के बाद अक्टूबर 2022 इज द सेकेंड हाईएस्ट आप कह लो कलेक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। हालांकि इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। आईजीएसटी की बात की जाए तो अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में आईजीएसटी कलेक्शन 13.02% ज्यादा है उन मेथडोलॉजी से जहां पे गुड्स इंपोर्ट हुए। मतलब इंपोर्ट के थ्रू जो गुड्स आ रहे हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं ना इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो लगती है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, आईजीएसटी भी लगता है। तो वो जो आईजीएसटी है, वो जो आता है सरकार के पास, वो अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में 13.02% ज्यादा है। और जो जीएसटी सेस लगाया जाता है, जीएसटी सेस 2021 अक्टूबर के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में 18.02% ज्यादा है। तो ये फिगर्स देखिए हर महीने निकल के आते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये 9 महीने लगातार हो गए हैं जब भारत सरकार का जीएसटी रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि भाई स्टेट वाइज ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू किसका बढ़ा किसका घटा। तो सबसे तगड़ा जीएसटी रेवेन्यू घटा है, अगर आप मंथ वाइज देखो, हरियाणा में 37%। मतलब अक्टूबर 2021 में जो हरियाणा का रेवेन्यू था और अक्टूबर 2022 में जो हरियाणा का रेवेन्यू था, हरियाणा का रेवेन्यू अक्टूबर 2022 में 37% ज्यादा था। कर्नाटका में नंबर 33%, केरला में 29%, वेस्ट बंगाल में 26%, तमिलनाडु में 25%, ठीक है ना, गुजरात और तेलंगाना में 11% बढ़ा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में 10%, उत्तर प्रदेश में 16%। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जीएसटी का रेवेन्यू घटा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जैसे छत्तीसगढ़ में 3% घटा है, आसाम में 13% घटा है, मिजोरम मणिपुर दोनों में 23% घटा है, बिहार में 1% घटा है। समझ गए? जम्मू एंड कश्मीर में 34% घटा है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में अगर आप देखो तो रेवेन्यू 74% बढ़ा है, बट वो रेवेन्यू बहुत कम है, इसलिए उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है इस चीज को। अप्रैल 2022 में इस साल रेवेन्यू थे 1,67,540। अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर महीने में है तो वो है 1,67,540 करोड़, 1,67,540 करोड़ अप्रैल 2022 में। और देखिए ये बहुत लाजमी है, समझिए, अप्रैल 2022 में जो जीएसटी रेवेन्यू आया है वो रेवेन्यू है मार्च 2022 में जो कलेक्शन आया। ठीक है भाई, तो मार्च 2022 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लायंस होगा अप्रैल 2022 में। तो अप्रैल 2022 के जीएसटी कलेक्शन को नजर आए 1,67,540 करोड़।
अब मार्च 2022 में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हो गई? क्योंकि वो उस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना था। मार्च 2022, 2021, 2022 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना था और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में सारे कॉम्प्लाइंसेस किए जाते हैं। तो कोई भी अगर एक ऐसा इंपोर्टर या फिर आप कह लो धंधे वाला इंसान होगा जिसने पूरे साल में जीएसटी नहीं भरा होगा, वो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में तो जीएसटी भर ही देगा, क्योंकि सबको अपनी अकाउंट बुक्स क्लीन रखनी है। इसीलिए अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। एट एससीओ मीट होस्टेड बाय चाइना, जयशंकर टेक्स एम एट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भैया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ गवर्नमेंट की, जिसको होस्ट कर रहे थे चाइना के प्रीमियर ली केकांग। इस पर्टिकुलर मीटिंग में जयशंकर साहब ने ओपनली बोल दिया कि भैया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जब भी इंप्लीमेंट करो, सोवरेनिटी के इश्यूज को हमेशा कंसीडर करो। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जयशंकर साहब ने यह भी बोला कि ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। तो सबसे खास बात यह थी कि ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, इस वर्चुअल मीटिंग के एंड में एक ज्वाइंट कम्युनिक इशू हुआ। ज्वाइंट कम्युनिक मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके अलग अलग पार्टनर्स अपना व्यू पॉइंट देते हैं। इस ज्वाइंट कम्युनिक में सबने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, बस एक इंडिया का नाम नहीं था। तो ऑब्वियस ही बात है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके अगेंस्ट बोलने की औकात केवल इंडिया की है। ओके, तो भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम डेवलप करेंगे और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जोड़ेंगे। ये सारे एससीओ मेंबर्स ने अटेस्ट किया, लेकिन इंडिया ने इसको अटेस्ट नहीं किया। इंडिया यहाँ पे प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ये भी बोल रहा है कि भैया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इस प्रकार से बनाइए कि किसी दूसरे की सोवरेनिटी को आप ओवरऑल डिस्टर्ब ना करो। जैसे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका एक पार्ट है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है। इस बात को लेकर इंडिया बहुत लंबे समय से अपोजिशन कर रहा है, बट चाइना सुन नहीं रहा। तो इसलिए इंडिया ने ओपनली यहाँ पे एक प्रकार का चैलेंज दिया है। हालांकि चाइना का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, बट सबको समझ में आ रहा है कि इंडिया क्या बोल रहा है। फिर इंडिया ने यह बोला कि एससीओ मेंबर्स के साथ इंडिया का ट्रेड है $141 बिलियन। अब अगर इसका ब्रेकअप देखोगे तो अकेला का इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड $100 बिलियन से ज्यादा का है, रशिया के साथ $20 बिलियन से कम का है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ $2 बिलियन से कम का है, पाकिस्तान के साथ लगभग $500 मिलियन का है। तो बेसिकली एससीओ कंट्रीज में अगर किसी दो कंट्रीज का ट्रेड ज्यादा है तो वो इंडिया चाइना का है। ठीक है ना भाई? तो ओवरऑल इंडिया यहाँ पे बाकी कंट्रीज को कॉल दे रहा है कि भाई हम लोग को अपने इंटरनल ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, म्यूचुअल असिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर दिया है। अल्टरनेटिवली इंडिया ईरान के अंदर जो शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल है चाबहार पोर्ट का, उसको डेवलप कर रहा है। पिछली मीट में ओवरऑल अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को, पिछले एससीओ मीट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था, चूंकि पाकिस्तान इंडिया को फुल ट्रांजिट राइट्स नहीं दे रहा। और इस बार चाइना पे हमने एक वील्ड अटेम्प्ट किया है कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया की सोवरेनिटी के एक्सपेंस पे आप मत चलो। हम कम से कम अब हम बोल तो रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान तो हमारे अगेंस्ट बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारे पॉलिटिशियंस में अब इतनी दम आ गई है कि उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म्स पे इन बातों के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। पहले तो बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। तो ये सब बातें और यहाँ पे बताई जा रही। फिर यूक्रेन वॉर को लेके अगर बात की जाए तो देखिए रिसेंटली टर्की मीडिएटेड ग्रेन शिपमेंट शुरू किए गए थे, ग्रेन एक्सपोर्ट शुरू किए गए थे यूक्रेन से। लेकिन चूंकि यूक्रेन रशिया का वॉर इंटेंसिफाई हो गया तो रिसेंटली रशिया ने ब्लैक सी में बम गिरा दिए और यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो बंद हो गए। तो इस फूड क्राइसिस के समय पे इस प्रकार की एक्टिविटीज को कोई भी सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे। अब इस बात को एससीओ मेंबर कंट्रीज में डायरेक्टली तो इंडिया ने रेफर नहीं किया, लेकिन जयशंकर साहब ने यह बोला कि भाई वी शुड फॉस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन विद एससीओ मेंबर स्टेट्स ऑन काउंटरिंग द फूड प्राइसेस। तो भैया एससीओ मेंबर स्टेट्स के साथ मिलके दुनिया भर में जो फूड क्राइसिस आ रही है उससे लड़ना, उससे काउंटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी, खासकर मिलेट ग्रेन से रिलेटेड जो फूड क्राइसिस आ रही है। तो बेसिकली इंडिया बोल रहा है लेकिन डायरेक्ट रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। फिर ओवरऑल यहाँ पे एससीओ की ज्वाइंट कम्युनिक में एक बात और लिखी हुई है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव को पारित किए बिना ये जो यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, ये गलत है। अब देखिए
रशिया के ऊपर सैंक्शंस आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के 5 परमानेंट मेंबर्स में एक रशिया है और कोई भी रशिया अपने अगेंस्ट रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा। तो टेक्निकली एनी सॉर्ट ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट रशिया अंडर द एम्बिट ऑफ यूएनएससी इज इम्पॉसिबल। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने अलग से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। तो ये एससीओ अपने जॉइंट कम्युनिके में बोल रहा है कि ये जो इंडिविजुअल यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं बिना यूएनएससी के अप्रूवल के, ये गलत है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे कही गई। अब ये जो एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है ना, ये हर साल होती है ट्रेड पे फोकस करने के लिए, इकोनॉमिक एजेंडा पे फोकस करने के लिए। इंडिया इस साल एससीओ का चेयरपर्सन होने वाला है। सारी एससीओ कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान के हेड्स मिड 2023 में इंडिया में आएंगे, बातचीत करेंगे। तो एससीओ की लीडरशिप के थ्रू ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट की तो बात करेगा ही इंडिया, ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन की तो बात करेगा ही, प्लस टेररिज्म के मिनस को भी इंडिया लाने की कोशिश करेगा सामने, और चाइना और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली काउंटर करने की कोशिश करेगा। अब इन दो कंट्रीज पे कितना प्रेशर आता है वो एक अलग बात है। अब एक इन्वेजिव स्पेशी है प्लांट की, इसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस, एक एग्जॉटिक ट्री है, पेड़ है ये आप कह लो कि नीलगिरी हिल्स के अंदर ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है उसके 800 से 1200 हेक्टेयर्स के बफर जोन में ये एग्जॉटिक ट्री बहुत बुरी तरीके से फैल गई है। समझ गया अपने आप? एक तो ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे लोग टाइगर्स वगैरह देखने जाते हैं, इस प्रकार की टाइगर सफारी निकलती नीलगिरी हिल्स के अंदर है। अब इस पर्टिकुलर हिल के अंदर ये जो पर्टिकुलर एग्जॉटिक ट्री है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको एक ऑर्नामेंटल स्पीशी की तरह यहाँ लाया गया था, ठीक है ना। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में ये सेना स्पेक्टेबिलिस एक फायरवुड की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप देखो तो सिगुर प्लेट्यू और आसपास के इलाके में, खासकर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, आग की तरह फैल गया ये पर्टिकुलर ट्री, इतनी तेजी से होगा। इसके ब्राइट येलो फ्लावर्स अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, मतलब पूरे टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशनिस्ट को ये ब्राइट येलो फ्लावर्स अब दिखते रहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर ट्री का जो वीड है ना, इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है बाकी लोकल डाइवर्सिटी के ऊपर। ये इन्वेसिव स्पेशी फैल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोकल बायोडाइवर्सिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है उसको ये तबाह कर देगी, उसको ये एलिमिनेट कर देगी, इतनी डेंजरस है। तो इन्वेजिव स्पेशी खुद फैल रही है और अपने लोकल वीड के थ्रू निगेटिव इंपैक्ट डालेगी लोकल बायोडाइवर्सिटी पे और बाकी पौधों पेड़ों को खत्म कर देगी। तो जो पी अरुण कुमार साहब है, डेप्यूटी डायरेक्टर एमटीआर बफर जोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, इन्होंने बोला कि भैया 800 से 1200 हेक्टेयर्स बफर जोन में ये सेना स्पेक्टेबिलिस फैल चुका। लोकल रेजिडेंट्स का ये बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर स्पेशी है ये पिछले 5 सालों में तो और तेजी से फैल रही है और उसके जो ट्रीज हैं वो बहुत कॉमनली नजर आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इन ट्रीज को काट के पेपर बनाने की परमिशन दी जाए, इस बात का इंतजार कर रहे हैं लोकल लोग। तो तमिलनाडु न्यूज़पेपर एंड प्रिंट लिमिटेड, ये जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इससे कोई परमिशन मिल जाए कि हाँ भाई जो सेना स्पेक्टेबिलिस है इस पेड़ को काट के आप पेपर बना सको, तो अपने आप में पेड़ भी एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर पेड़ काटने की परमिशन इतनी आसानी से दी नहीं जाती है। क्योंकि मान लो कल की डेट में सरकार ने सेना स्पेक्टेबिलिस नाम के इस पेड़ को काटने की परमिशन दे भी दी, एक बार को आप एज्यूम करिए, तो भी कुछ लोग क्या करेंगे कि इस पेड़ को काटने की आड़ में बाकी और जो इंपॉर्टेंट चंदन वगैरह के पेड़ हैं वो काटने लगेंगे। तो अपने आप में एनफोर्समेंट इस बात का देखना कि हाँ भाई आप सेना स्पेक्टेबिलिस पेड़ ही काट रहे हो, ये भी बहुत मुश्किल है। और इन्वेजिव स्पेशी को हटाना जरूरी है क्योंकि ये तेजी से फैल रही है। अच्छा, ये अकेली इन्वेजिव स्पेशी नहीं है जो कि फैल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 10 साल का प्लान बना रखा है तमिलनाडु के अंदर, ताकि लंटाना कमारा नाम की जो मेजर वीड है ना, जो कि टाइगर रिजर्व्स के कोर और बफर जोन दोनों जगहों पे फैल रही, इस लंटाना कमारा को भी हटाया जाए। देखा जाए तो 5 मेजर इन्वेजिव वीड्स जो कि कहीं ना कहीं नीलगिरी हिल्स में तेजी से फैल रही हैं, उसमें सेना स्पेक्टेबिलिस और लंटाना कमारा, ये दोनों अपने आप में बहुत डोमिनेंट है। और भी आप कह लो मेजर इन्वेजिव स्पेशीज हैं, जैसे कि वैटल हो गया, फिर कुछ और एक्सोटिक स्पेशीज है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेजिव नहीं है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे यूकलिप्टस हो गया, पाइन हो गया। तो यूकलिप्टस और पाइन ये बड़े हार्डी प्लांट्स हैं, ये तेजी से ग्रो कर सकते हैं और ये जितनी खराब कंडीशन में उग जाएंगे बाकी नहीं उग पाएंगे। यूकलिप्टस और पाइन तो वैसे भी डेजर्ट रेगिस्तान के पौधे हैं, तो यहाँ हरे भरे में तो वो वैसे भी उग जाएंगे। तो सेना स्पेक्टेबिलिस हो गया, वैटल हो गया, लैंटाना कमारा हो गया, यूकलिप्टस हो गया, पाइन हो गया, इस प्रकार की इन्वेजिव स्पीशीज कहीं ना कहीं लोकल इकोलॉजी को तबाह कर रही है। इसको हटाने के लिए प्रॉपर प्लान बना रही है तमिलनाडु की सरकार।
मद्रास हाईकोर्ट में बहुत सी पेटिशंस पहुंच चुकी हैं। ये पेटिशंस मद्रास हाईकोर्ट से परमिशन मांग रही हैं कि हाँ भाई एग्जॉटिक स्पेशीज को हटाने की परमिशन दीजिए। इनफैक्ट मद्रास हाईकोर्ट ने लिमिटेड बेसिस पे बहुत से केसेस में परमिशन दी भी है, और अक्सर कर मद्रास हाईकोर्ट के जजेस इस पर्टिकुलर नीलगिरी रिजर्व के अंदर भी नजर आए हैं, ये इंस्पेक्ट करते हुए कि हाँ भाई किस हद तक इन्वेसिव स्पेशीज के पौधों को हटाया गया नहीं हटाया गया। उनको कितना समझ में आया होगा वो एक अलग बात है। मुदुमलाई नेशनल पार्क है नीलगिरी माउंटेन्स, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में 321 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। 800 से 1250 मीटर एलिवेशन पे पाया जाता है। कर्नाटका और केरला के साथ बाउंड्री लगाता है। इस पर्टिकुलर एरिया को 1940 से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है सिंस 1986, और टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था। और टाइगर रिजर्व प्लस बफर रिजर्व ये दोनों मिलकर बनते हैं 367.59 स्क्वायर किलोमीटर। हर साल यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती 1420 mm की। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 498 प्लांट स्पेशीज, 266 बर्ड स्पेशीज, 18 कार्निवोर, 10 हर्बीवोर। मोयार नदी पास से बहती है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। 38 प्रकार की फिश स्पेसीज इन नदियों में मिलती हैं। तो ये ओवरऑल एक जानकारी ले ली हमने। फिर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है श्रीलंका के अंदर। देखिए क्या है कि श्रीलंका की पेनफुल इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा कम होती जरूर नजर आ रही है, लेकिन महंगाई अभी भी वहां पे। तो थोड़ी बहुत चीजों की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, पहले जितनी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी बढ़ने के बाद भी चीजें महंगी हैं। तो जो लोग थोड़े बेटर ऑफ है ना, जिनके पास थोड़ा पैसा है, जो हायर एंड इकोनॉमिक ब्रैकेट में आते हैं, वो थोड़ा बहुत चीजों को आप कह लो प्रोक्योर कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। गरीब आदमी अभी भी परेशान है। अब एक सेक्टर है जहां पे श्रीलंका बहुत परेशान है, और वो है एसेंशियल ड्रग्स हेल्थ केयर सिस्टम का सेक्टर। अगर आप देखो तो श्रीलंका के अंदर फूड, फ्यूल आइटम्स और मेडिसिन की शीवियर शॉर्टेज हुई थी। श्रीलंका के पास डॉलर थे नहीं खरीदने के लिए, तो उन्होंने दुनिया भर से उधार उठाया, इंडिया से भी उधार उठाया। सरकार यहाँ पे राशनिंग करके प्रॉपर तरीके से फ्यूल सप्लाईज और ड्रग्स वगैरह को बांट रही थी, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ड्रग्स, दवाइयों की बहुत कमी श्रीलंका के अंदर। अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो अक्टूबर का हेडलाइन इन्फ्लेशन श्रीलंका का 66% था। फूड इन्फ्लेशन 85.6% था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी आनी थी ना, वो भी आ नहीं पाई है, क्योंकि श्रीलंका अपने डेब्ट को प्रॉपर तरीके से रीस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है, और जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं करेगा तब तक एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी आईएमएफ की अप्रूव नहीं होगी। अब हॉस्पिटल्स के अंदर शॉर्ट सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, और ये शॉर्ट सप्लाई ऑफ ड्रग्स कहीं ना कहीं श्रीलंका के हेल्थ सेक्टर को तोड़ रहा है। देखा जाए तो श्रीलंका अपनी मेडिकल सप्लाईज का 80% इंपोर्ट करता है। 2021 में श्रीलंका ने $800 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। एक बड़ी तादाद में फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स श्रीलंका के कहां से आते हैं? इंडिया से आते हैं। इंडिया ने जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ना, उसमें से $200 मिलियन श्रीलंका ने एलोकेट किए हैं फार्मास्यूटिकल सप्लाईज के लिए। तो श्रीलंका के हेल्थ सेक्टर और ड्रग सप्लाईज को लेकर भी कुछ इश्यूज यहाँ पे उठ के आ रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स था इंपॉर्टेंट मैंने सेग्रीगेट करके आपको बताया। अब आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहला द ट्रुथ अबाउट इंडियन स्टोरी। वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑथर कौशिक बासु साहब इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैसी है। कुछ लोगों के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में जा रही है, कुछ लोगों के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कौशिक बासु साहब के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी कहीं बीच में है, और पास्ट में इंडिया की इकोनॉमी ने कितना प्रोग्रेस की है इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं। बासु साहब बोल रहे हैं कि इस समय पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, 7.41%। ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे इकोनॉमिक पंडित्स बोल रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्चुअली में एक मिसमैनेजमेंट है, बहुत गलत जगह जा रही है इकोनॉमी। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कौशिक बासु साहब ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, देखिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। करेंसी का डीवैल्यूएट करना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये केवल इंडिया में नहीं दुनिया की बहुत से देशों में हो रहा है। यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट बहुत सी करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर रही है, चाहे वो जापानीज येन हो, चाइनीज रेनमिनबी हो, यूएस डॉलर हो, पाउंड हो, सब अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल फिनोमिना है, तो इंडिया के अंदर भी हो रहा है। इंडिया की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अक्टूबर में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.8%। लेकिन यहाँ पे ऑथर बात कर रहे हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 15 साल से 24 साल के जो लोग हैं, जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं और उनके पास कोई भी नौकरी नहीं है। ये फिगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से इंडिया में है 28.3%। मतलब 15 से 24 साल का जो यूथ है इंडिया के अंदर नौकरी ढूंढ रहा है, 28.3% ऐसा यूथ है जिसके पास कोई काम ही नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, ये दुनिया की सबसे रद्दी कंट्रीज में भी नीचे आता है। जैसे कि ईरान की बात करो, यहाँ पे ये नंबर है 27.2%, इजिप्ट में 24.3%, सीरिया में
26.3%। सीरिया में सिविल वॉर हो रहा है। तो सोचिए, इस प्रकार की कंट्रीज में भी जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, चिल्लर कंट्रीज में सीरिया जैसी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 26.2%, 27.2%, ईरान में इजिप्ट में 24.3% और इंडिया में 28.3%। और वहीं पर अगर आप इंडोनेशिया का नंबर देखो तो 16%, मलेशिया 15.6%, बांग्लादेश 14.7%। मतलब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से इंडिया बहुत नीचे हो रहा है। समझ गया। अब बात करते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की। तो 2021-22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थी 8.7%, जो कि आप कह सकते हो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे आपको सबको पता है कि 2020-21 में कोरोना के चलते हमारी इकोनॉमी घट गई थी 6.6%। तो चूंकि हमारी इकोनॉमी 6.6% घटी थी, इसीलिए हमारी ग्रोथ 2021-22 में 8.7% बढ़ी नजर आई। लेकिन मेन वजह बेस इफेक्ट था। समझ गए। अब अगर 2021-22 के बाद 2022-23 का डाटा देखें जिसमें हम अभी चल रहे हैं, तो ग्रोथ फोरकास्ट इंडियन मॉनेटरी फंड के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 6.1%। और उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है ना, उसमें कुछ टॉप जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने पास खींच रहे हैं। मतलब टॉप एंड पे जो बड़ी बड़ी फ्यू कॉर्पोरेशन है वो बहुत तेजी से अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। तो कुल मिला के जो इंडिया की 6.1% ग्रोथ है ना, इसका जो फायदा मिलेगा ना वो चुनिंदा कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स को मिलेगा। ज्यादातर जो इंडिया के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम को नीचे गिरता देखेंगे पुरानी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से। तो भले ही हम 6.1% ग्रो कर रहे हैं, और ये 6.1% की ग्रोथ भी दुनिया में आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी, बट एक्चुअली में मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए ये ग्रोथ नहीं है, ये निगेटिविटी में जाने वाला माहौल है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ है ये टॉप एंड के लोग अपने पास कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब थोड़ा पास्ट में खुद जाते हैं। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था 1990s में। 1991 में आप कह लो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला फिनोमेना शुरू हुआ। अब उसके बाद देखो तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो किया। 2003 के बाद तो इंडिया एक सुपर परफॉर्मर की तरह निकल के आया, एशियन सुपर परफॉर्मर की तरह। 2005, 2006, 2007 और 2008 में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो की। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इंडिया की ग्रोथ थी 9.3%, 9.2%, 10.2%। बाद में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि नहीं नहीं इतनी नहीं थी, 7.9%, 8% और 8% थी। खैर वो भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये बीच में कंट्रोवर्सी हुई कि यार पुरानी सरकारें रिपोर्ट कर रही थी 2005, 6, 7 की ग्रोथ 9.3, 9.2 और 10.2, बाद में इसको कम करके 7.9, 8 और 8 कर दिया। खैर वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप 2003 से लेके 2011 तक की इंडियन ग्रोथ स्टोरी को देखो तो एक 2008-9 छोड़ दो जिसमें ग्रेट रिसेशन आया था, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस हो गई थी यूएसए में, तो इस एक पर्टिकुलर साल को छोड़ दो तो बाकी सालों में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में इंडिया की इकोनॉमी धीमे ग्रो कर रही है। और इनफैक्ट सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक नहीं, कोविड-19 पैंडेमिक के पीछे के जो 4-5 साल है ना, उसमें भी जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो कम थी। 2016-17 में इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.3%, उसके बाद 17-18 में 6.9%, 18-19 में 6.6%, 19-20 में 4.8% और 20-21 में तो -6.6% हो गई। तो ये 17-18, 18-19, 19-20 में जो हमारी ग्रोथ घटी है ना, इसने कहीं ना कहीं इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम को नीचे की तरफ धकेल दिया, रोक दिया। और इसकी बहुत सी वजह है। सरकारी पॉलिसीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि भाई सरकार ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, इसके ऊपर डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कई बार इल्जाम लगाए गए। जीएसटी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इल्जाम लगाया जाता है। फिर ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड हम लोग लेट इंडिया के अंदर लेके आए, इसको भी इल्जाम लगाया गया। पहले कोई फर्म बैंक्रप्ट हो जाती थी, उसके लिए एग्जिट कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। खैर अब तो प्रॉपर एक कोड आ गया उसके एग्जिट के लिए। एक जो और बड़ी वजह यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं इंडिया की ग्रोथ को धीमे होने की, सक्सेस स्टोरी को धीमे होने की, वो है इन्वेस्टमेंट रेट। इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है? आपकी जो नेशनल इनकम है, आपकी जो कमाई है, उस कमाई का कितना परसेंटेज आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हो, कितना परसेंटेज रोड, ब्रिज, फैक्ट्री, ह्यूमन कैपिटल, मतलब लोगों की हेल्थ, लोगों की एजुकेशन में खर्च कर रहे हो। तो किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नेशनल इनकम का, कमाई का कितना प्रतिशत उस देश को इवॉल्व करने के लिए खर्च कर रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट रेट 2004-5 के समय पे 30% लगभग क्रॉस किया था। 2007-8 तक इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट 39.1% पे आ गया था। और अगर आप देखो तो 2019-20 से पहले के जो 6 साल थे ना, उसमें इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया का लगभग 40% के आसपास रहा, लेकिन 2019-20 तक 32.2% पे आ गया। तो ऑथर का यहां पे यह बोलना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया के अंदर कम हुआ है,
ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप अपनी नेशनल इनकम का जितना प्रोपोर्शन कम खर्च करोगे ना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पे, ग्रोथ उतनी ही रुक जाएगी। समझ गए? तो ऑथर ये भी बोल रहा है कि 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के लगभग पे जो इन्वेस्टमेंट रेट था इंडिया के अंदर वो 40% से थोड़ा ही कम था, लेकिन 2019-20 तक आते आते ये हो गया 32.2%। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेट कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में ओवरऑल यूजफुल एसेट्स को बनाने के लिए पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट रेट है ना, इसमें सरकार, पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर दोनों मिला हुआ है। जो सरकार खर्चा करती है अच्छा एसेट बनाने में, जो प्राइवेट प्लेयर्स खर्चा करते हैं, दोनों मिला हुआ होता है। अब सरकार तो एक बार को डिसाइड कर सकती है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक सोसाइटी में किस हद तक ट्रस्ट है, इस बात के ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है। अब हम ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो इसलिए भी ट्रस्ट इरोड हो रहा है और इसलिए इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया की इकोनॉमी में कम हो रहा है और इससे आगे आने वाले समय में ग्रोथ भी रुकेगी और जॉब क्रिएशन भी हर्ट होगा। तो ये ओवरऑल ब्यौरा था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। फिर आर्थर एंड में एक पॉजिटिव नोट पे आर्टिकल खत्म कर रहे हैं कि भाई इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इकोनॉमिक एक्सपेंस बहुत बड़ा है, तो फ्यू कॉर्पोरेशंस तो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़े ही बढ़े। जो लार्जेस्ट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है, स्मॉल बिजनेस हो गए, एमएसएमईज हो गए, फार्मर्स हो गए, ऑर्डिनरी बिजनेस हो गए, इनके पास भी पैसा पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसी सरकारी पॉलिसीज आनी चाहिए जो सुपर रिच के पास से पैसे को ट्रांसफर करे, जो हमारे लोअर डाउन द ऑर्डर्स बिजनेसमैन है उनके पास। फिर आ जाते हैं द वीकेस्ट लिंक इन एयर पॉल्यूशन फाइट। देखिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहुत तेजी से पॉल्यूशन फैल रहा है और इस पॉल्यूशन को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दी गई है, जिसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज आती हैं। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी रोल क्या है कि जो पॉइंट सोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गई, जो कि बहुत हद तक एयर पॉल्यूशन को फैलाती है अर्बन और रूरल एरियाज में, इनको सॉर्ट आउट किया जाए। ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट्स आती हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्पेंड किया जाए, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वाटर क्वालिटी हो। मतलब कि अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट नहीं करती हैं तो पॉल्यूशन के टारगेट्स को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इनको इनिशियली वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर बनाया गया था। बाद में जब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 आया तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ताकत दी गई कि वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ आप एयर पॉल्यूशन को भी देखिए। तो मतलब इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास काफ़ी ताकत दी गई है, लेकिन इस ताकत के साथ साथ इंक्रीज्ड कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं दी गई है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में? अगर आप देखो तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं जिसमें इस चीज को पॉइंट आउट किया गया है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। कैसे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है? तो सबसे पहले तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का कंपोजिशन, ये अपने आप में एक सीरियस मैटर है। अगर आप देखो तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मल्टी मेंबर बॉडीज होती हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो चेयरमैन है, आपका चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरीज हैं, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव तरीके से काम करे, ये करें। लेकिन एसपीसीबी में और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज में जो 10 एसपीसीबी और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज को स्टडी किया गया, उसमें 50% से ज्यादा जो मेंबर्स थे ना, वो पोटेंशियल पॉल्यूटर्स थे। लोकल अथॉरिटीज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, ये वो लोग हैं जो पॉल्यूशन ग्राउंड लेवल पे करते हैं और पॉल्यूशन करने वाले ही एसपीसीबी और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर बन के बैठे हैं। तो जो पॉल्यूशन कर रहा है वही इनका मेंबर बन के बैठा है, तो फिर वो पॉल्यूशन रोकेगा कैसे? यहां तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। प्लस साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिक्स, ये केवल 7% कंपोजिशन है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। मतलब ये लोग साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिक्स, जो सच में ग्राउंड लेवल पे पॉल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स को, नेगेटिव इफेक्ट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, दे आर ओनली 7% ऑफ द बोर्ड। उसके साथ साथ हर बोर्ड के अंदर यह रिक्वायरमेंट है कि 2 बोर्ड मेंबर्स हो मिनिमम, जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में। बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में ये जो मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है ना, ये भी फुलफिल नहीं होती। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज है
ये आप कह लो पॉल्यूशन कंट्रोल, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज होना जरूरी है। पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपका ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही तो पॉल्यूशन से लड़ोगे, और वो ज्ञान रखने वाले भी लोग यहां पे नहीं है। स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है स्टेक होल्डर्स का इन बोर्ड्स पे, और इसलिए इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग यहां पे हो नहीं पाती। प्लस एसपीसीबी की लीडरशिप की बात करो तो जो चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी है ना, इसको एक लॉन्ग स्टेबल और फुल टाइम टेन्योर नहीं मिलता। ओके भाई, कई बार तो क्या होता है कि एक स्टेट के एक बड़े ब्यूरोक्रेट को एसपीसीबी की भी कोई एक पोस्ट दे दी जाती है। क्या वो नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम करता रहता है, एसपीसीबी के काम पे ध्यान तक नहीं देता है। जरूरी यह है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट को एसपीसीबी की टॉप पोस्ट पर बिठाया जाए। देखिए पता है क्या, सरकारों के भी लिंक होते हैं भाई अलग अलग प्राइवेट कॉर्पोरेशन से। अभी प्राइवेट कॉर्पोरेशन सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगी कि भाई हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब सरकार ने अगर एसपीसीबी में कोई बहुत ही टाइट आदमी बिठा दिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, तो वो तो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन होने ही नहीं देगा, पूरा का पूरा धंधा ठप हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी इल्जाम लगाएंगे कि थोड़े ढीले लोगों को एसपीसीबी में बैठाया जाता है, जो ज्यादा ग्राउंड लेवल पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी न क्रिएट करे। तो इसके चलते भी जो इफेक्टिविटी है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, वो धीमी हो जाती है। छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन 18 दिन के लिए बैठाया गया। उत्तर प्रदेश हरियाणा में मेंबर सेक्रेटरी 15 दिन के लिए बैठाया गया। और एसपीसीबी के जो मेंबर्स होते हैं, जो सेक्रेटरी होता है, उसको और भी बहुत सी पोस्टें दे दी जाती हैं, तो उसके पास एसपीसीबी के काम के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही। प्लस जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर सैंक्शन पोस्ट है ना, उसमें से 40% वैकेंट पड़ी हुई है 9 एसपीसीबीज और पीसीसीज में। जो टेक्निकल पोजीशंस में वैकेंसी लेवल है ना, वो 84% है। झारखंड में जो टेक्निकल पोजीशंस है, झारखंड ये आप कह लो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, उसमें से 84% पे कोई बैठा ही नहीं है। बिहार और हरियाणा में 75% टेक्निकल पोजीशंस पे कोई बैठा ही नहीं है। तो फिर क्या ही पॉल्यूशन रोकेंगे? इंडस्ट्रियल कॉम्प्लायंस को मॉनिटर करने के लिए, इन्फोर्समेंट एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए आपको दम चाहिए, और उसके लिए फिर आपको बड़े बड़े प्लेयर से भिड़ना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऊपर के आला मंत्रियों वगैरह से भी भिड़ना पड़ जाए। तो उसके लिए एक राज्य की सरकार पहले ताकत देगी, तो ताकत आएगी ना एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। कहीं ना कहीं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल भी होगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल। आई होप आपको आर्टिकल का जो जिस्ट है वो समझ में आ गया। फिर लूला डिसिल्वा की यहाँ पे तारीफ की जा रही है। देखिए 3 साल पहले तक लूला आपके जेल में बंद थे, ठीक है भाई। अब लूला डा सिल्वा प्रेसिडेंट बन गए ब्राजील के। ये लीडर है लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी के। अपने आप में लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त कमबैक है। लूला जब 99.4% सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में कास्ट किए गए, तो उसमें से लूला को मिले 50.9% वोट। जेयर बोल्सोनारो जो कि राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं और पिछले 5 साल से प्रेसिडेंट है ब्राजील के, इनको मिले 49.1%। मतलब राइट विंग के हिसाब से बोल्सोनारो ने अच्छा परफॉर्म किया, बट नॉट गुड इनफ फॉर लूला। लूला यहाँ पे इलेक्शंस को जीत ले गए। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट थे। एक था कॉकटेल ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म और फ्री मार्केट पॉलिसी, और दूसरा था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म। ये जो दूसरा वाला है ना, प्रॉमिसिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म, ये बता रहे थे लूला। बेसिकली लेफ्टिस्ट विचारधारा है। इस लेफ्टिस्ट विचारधारा में सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है देश के एक मेजॉरिटी तबके को ठीक से खाना पीना, सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड करने की, अच्छी इनकम प्रोवाइड करने की। फिर मिस्टर बोल्सोनारो जो कि राइट विंग लीडर थे, उनके ऊपर कुछ और भी इल्जाम थे। ये ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे। कोविड-19 में जो उनकी सरकार का रिस्पॉन्स था वो गड़बड़ था। लगभग 7 लाख लोगों की ब्राजील में मौत हुई। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी श्रिंक हुई। बोल्सोनारो साहब ने ब्राजील के लेफ्ट को अटैक करके 5 साल पहले पावर पकड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्राजील के लोग हैं वो लेफ्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप से खुश थे, क्योंकि लेफ्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप में ब्राजील के लोगों को काफी फायदा हुआ। लूला डा सिल्वा 2003 से लेकर 2010 तक राष्ट्रपति थे ब्राजील के, और इस समय पे इन्होंने 2.5 करोड़ ब्राजीलियंस को गरीबी से बाहर निकाला। एक कोऑपरेटिव मॉडल के थ्रू लीड किया। कंट्री की एरिस्टोक्रेसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लोगों की जेब में पैसा डाला। और कहीं ना कहीं इसीलिए लोग लेफ्टिस्ट रूल को सपोर्ट करते हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर एक पिंक टाइड देखने को मिल रही है। पिंक टाइड मतलब लैटिन अमेरिका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे लेफ्टिस्ट सरकारें जीत के आ रही हैं। अब इस पिंक टाइड में ब्राजील के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी अवेयरनेस कितनी है कि लैटिन अमेरिका की कितनी कंट्रीज में ओवरऑल लेफ्टिस्ट सरकारें आ गई कि इसको एक पिंक टाइड बोला जा रहा है। हालांकि लूला डिसिल्वा के लिए यहां पे रूल करना आसान नहीं होने वाला है। फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट जरूर मिलेगा लूला डिसिल्वा को, लेकिन लूला डिसिल्वा के सामने कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारना।
जब 2003 से लेकर 2010 तक लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट थे तब एक कमोडिटी बूम आया था। लूला डी सिल्वा के पास प्रॉपर इकोनॉमिक एवेन्यूज थे लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए। वो इकोनॉमिक एवेन्यूज आज की डेट में लूला के पास मिसिंग है। ठीक है ना भाई। उसके बाद अगर आप देखो तो बोल्सोनारो की मिसमैनेजमेंट के चलते 3 करोड़ 30 लाख लोग कहीं ना कहीं ब्राजील के अंदर पोवर्टी और हंगर से अफेक्टेड है। क्या इन 3 करोड़ 30 लाख लोगों को पोवर्टी हंगर से लूला बाहर निकाल पाएंगे, खासकर तब जब ब्राजील की गवर्नमेंट के खुद के फाइनेंसेस हिले हुए हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जो लेजिस्लेचर है, जो कांग्रेस है आपकी ब्राजील की, वो कहीं ना कहीं लूला डी सिल्वा से थोड़ा लड़ेगी, क्योंकि वहां पे राइट विंग मेंबर्स डोमिनेंट है और लूला डी सिल्वा लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी बड़ा टसल आएगा। तो कहीं ना कहीं लूला डी सिल्वा के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली। रेप के रिस्पेक्ट में जो आर्टिकल को कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें यह बताया गया कि एक रेप सर्वाइवर के लिए वैसे ही उसके ऊपर रेप हुआ, ये ट्रॉमा होता है, उसके ऊपर से ये आप 2 फिंगर टेस्ट करवा रहे हो, तो दिस इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर 2 फिंगर टेस्ट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एक वुमेन कितनी सेक्सुअली एक्टिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रेप हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता, ये कोई लॉजिक नहीं है। वुमेन सेक्सुअली एक्टिव हो चाहे ना हो, उसका रेप हो सकता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया, ये जरूर याद रखिएगा, 2013 में ये जो सेक्शन 53A जोड़ा गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसने साफ साफ ये बोला था कि एक विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से ओवरऑल उसके कैरेक्टर को जज नहीं किया जाएगा, और उस कैरेक्टर की जजमेंट के हिसाब से सेक्सुअल ऑफेंसेस के प्रोसिक्यूशन में उसने कंसेंट दिया या नहीं दिया, इसको एसेस नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 53A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 2013 में जोड़ा गया है। तो आपके प्रीवियस सेक्सुअल एक्टिविटी के हिसाब से आपके प्रेजेंट केस में सेक्सुअल ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट करने में अगर कोई एविडेंस लिया जा रहा है तो वो गलत है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 53A में ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई। रेप ऑलरेडी इंडिया में बहुत हद तक अनरिपोर्टेड जाते हैं। रेप में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 2021 में 28.6% कन्विक्शन रेट है। सबसे खास बात यह कि बहुत सारे रेप्स तो अभी के लिए रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है ना। रेप हुआ, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स दबा देते हैं, लड़कियां दबा देती हैं कि बदनामी होगी, और उसमें एक रिग्रेसिव स्टेप को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। जो कि पहले रेप हुआ वो अपने आप में एक अत्याचार, उसके बाद से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, वो अत्याचार, उसमें से भी 2 फिंगर टेस्ट। तो अब अगर किसी भी प्रैक्टिशनर ने 2 फिंगर टेस्ट किया, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो पुलिस वाले करवा रहे हो, तो भैया सीधे जुडिशरी का डंडा पड़ेगा, और जुडिशरी का डंडा खतरनाक होगा, इंस्पेक्टर वगैरह सस्पेंड हो जाएगा, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 फिंगर टेस्ट बैन हो गया है। ये अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।